नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं हिना आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक। 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं की सोनिया गांधी को चिट्ठी। पार्टी संगठन में ऊपर से नीचे तक बदलाव करने की मांग। पूर्वी लद्दाख में पीछे नहीं हटेगी सेना। चीन के प्रस्ताव को भारत ने ठुकराया। चीन ने इक्विडिस्टेंस डिसएंगेजमेंट का रखा था प्रस्ताव। धारा 370 की बहाली पर एकजुट हुए कश्मीरी नेताओं को पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम ने ट्वीट कर किया सैल्यूट। कहा, धारा 370 की बहाली के लिए एकजुट हुई पार्टियों की एकता और जज्बे को सलाम। सुशांत सिंह राजपूत के घर दोबारा गई सीबीआई की टीम। लगभग 3 घंटे बाद सीबीआई की टीम सिद्धार्थ, नीरज और दीपेश को लेकर सुशांत के घर से निकली। और राजस्थान के झालावाड़, माउंट आबू समेत कई इलाकों में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। मध्य प्रदेश के देवास में पानी के तेज बहाव में बह गई कार। यूपी के अयोध्या में कई गांव बाढ़ की चपेट में। कांग्रेस में बदलाव की मांग धीरे धीरे तेज हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के 23 नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर ऊपर से नीचे तक बदलाव करने की मांग की है। चिट्ठी लिखने वालों में 5 पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, सांसद और कई पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इस मुद्दे के बीच सोमवार सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग रखी गई है। इसमें लीडरशिप के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि पार्टी का एक गुट राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाना चाहता है। पार्टी ने भी 2 दिन पहले मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि देश भर के कार्यकर्ता राहुल को अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं। बता दें कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का 1 साल का कार्यकाल इसी महीने पूरा हो रहा है। पिछले साल राहुल के इस्तीफे देने के बाद सोनिया ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता बिलाल सब्जवारी। बिलाल जी, सोनिया मतलब एक तरह से कांग्रेस में बदलाव की बात हो रही है। बड़े नेता जो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर इस वक्त बदलाव आना चाहिए। क्या कुछ बातें सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए, कल 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है और ये बैठक वर्चुअल मीडियम के थ्रू होगी। इसके अंदर एक प्रस्ताव रखा जा सकता है कि राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाया जाए। इस तरह की मांगे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखे गए। इस तरह की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी और ये वर्किंग कमेटी में कल मुद्दा संभावित रूप से तय होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस को एक परमानेंट अध्यक्ष के लिए क्या रोड मैप होगा, उस पर क्या दिशा निर्देश होंगे पार्टी के, और पार्टी इस मुद्दे को किस तरह से हैंडल करेगी। इस पर एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि चर्चा हो सकती है। आधिकारिक रूप से पार्टी ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है और न ही इस संबंध में किसी तरह की कोई बात कही गई है। हालांकि पार्टी प्रवक्ताओं का ये कहना है कि राहुल गांधी मौजूदा परिस्थितियों में अगर पार्टी की कमान संभालते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसका अंतिम निर्णय सीडब्ल्यूसी की बैठक में होगा, क्योंकि सीडब्ल्यूसी हाईएस्ट वर्किंग बॉडी है और सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद जो भी निर्णय होगा वो एआईसीसी सेशन में रेक्टिफाई किया जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल जी इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सोमवार को होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखा है। सीएम बघेल ने लिखा है कि हर चुनौती में हमारे लिए उम्मीद की किरण माननीय सोनिया जी और आदरणीय राहुल जी हैं। हम सभी आपके साथ हैं। छत्तीसगढ़ और देश के करोड़ों कार्यकर्ता और देशवासी आपके साथ हैं। देश जिस संकटपूर्ण दौर से गुजर रहा है उससे आपके नेतृत्व में ही छुटकारा मिलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सोमवार को होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखा है। सीएम बघेल ने इस पत्र में लिखा है कि हर चुनौती में हमारे लिए उम्मीद की किरण माननीय सोनिया जी और आदरणीय राहुल जी हैं। हम सभी आपके साथ हैं। छत्तीसगढ़ और देश के करोड़ों कार्यकर्ता और देशवासी आपके साथ हैं। तो कल वर्किंग कमेटी
की मीटिंग है और इसमें भूपेश बघेल का इस तरह से राहुल गांधी को चिट्ठी लिखना एक कांग्रेस में बदलाव की तरफ एक इशारा करता है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तो इस वक्त की बड़ी खबर, सोमवार को होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर अपनी निष्ठा जाहिर की है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि हर चुनौती में हमारे लिए उम्मीद की किरण माननीय सोनिया जी और आदरणीय राहुल जी हैं। हम सभी आपके साथ हैं। छत्तीसगढ़ और देश के करोड़ों कार्यकर्ता और देशवासी आपके साथ हैं। देश जिस संकटपूर्ण दौर से गुजर रहा है, उससे आपके नेतृत्व में ही छुटकारा मिलेगा। तो इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं धीरेन्द्र गिरी जी। धीरेन्द्र जी, सीएम बघेल ने गांधी परिवार के नेतृत्व में भरोसा जताया है, लेकिन पत्र राहुल गांधी के नाम लिखा गया, इसके क्या मायने हैं? देखिए कि जिस प्रकार से कल ही एक जो बैठक होने वाली है CWC की, और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन भी था। मुख्यमंत्री क्योंकि खुद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं मुख्यमंत्री होने के नाते, और जिस प्रकार से कल की बैठक को लेकर एक कयास भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व परिवर्तन को लेकर वहां पर विचार विमर्श हो सकता है। सोनिया गांधी का जो कार्यकाल है वो भी लगभग समाप्ति के कगार पर है। तो उस स्थिति को देखते हुए ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देता है कि वो राहुल गांधी पर अपनी आस्था विश्वास जता रहे हैं, और वो चाहते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले। और क्योंकि आज उनका जन्मदिन था और उनको शुभकामना संदेश भी प्राप्त हुआ था, उसके लिहाज से भी उन्होंने एक पत्र लिखा और इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। जी धीरेन्द्र जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले इस तरह का पत्र व्यवहार जो है वो क्या इशारा करता है? जी बिल्कुल, इसका इशारा इसी ओर है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस की ओर से एक बड़ा मौका मिला था जब चुनाव जीते गए थे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, और उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पर काम करके एक अपनी छवि बनाई है कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पर, और जिस प्रकार से बैठक के ठीक पहले एक दिन पहले वो पत्र लिखते हैं, तो इस बात का संकेत जरूर है कि कांग्रेस का जो एक प्रथम पंक्ति का जो नेतृत्व है वो राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही भरोसा रखना चाहता है। और कल की बैठक से पहले उनकी ओर से कहीं ना कहीं ये संकेत है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व की ओर उनसे राय मशवरा दिया जाएगा तो राहुल गांधी उनकी पहली पसंद होंगे, और शायद यही एक इशारा भी है कि कांग्रेस के अन्य नेताओं की भी पसंद राहुल गांधी ही हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी इस पूरी जानकारी के लिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी तीनों एक साथ चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी। बता दें कि इन तीनों एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि एलजेपी वाले चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान ने सारे कयासों पर विराम लगाने की कोशिश की है। हालांकि आखिरी फैसला चिराग पासवान को ही लेना है। दरअसल पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक का आज दूसरा दिन था, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों के समक्ष अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने बिहार में एनडीए गठबंधन को लेकर भी अपनी बात कही और साफ किया कि आगामी चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। हम सब जानते हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ आई है, तब तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बिहार में जीत हुई है। इसको हमको समझना चाहिए। और इस बार भी हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और इसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और यशस्वी होंगे। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए हमको कार्य करना चाहिए।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में ये भी दोहराया कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एनडीए बिहार में यशस्वी हो, इस बात को हमको चिंता करनी है। नीतीश जी के नेतृत्व में हम अगले चुनाव में जा रहे हैं। हम सबको पूरी ताकत के साथ लगना है और मोदी जी के द्वारा दिए गए भारत को जो मुख्य धारा में लाने के लिए योजनाएं हैं उनको भी जनता तक पहुंचाना है। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पोस्टर वॉर और तेज होता जा रहा है। पटना में कांग्रेस नेता सिद्धार्थ क्षत्रिय का एक नया पोस्टर लगा है जिसमें तमाम मुद्दे उठाते हुए बिहार में हर मोर्चे पर एनडीए सरकार को फेल बताया गया है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर के सामने सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हाथ जोड़कर अब तुम ही सहारा कहते दिखाई गए हैं। इतना ही नहीं, स्वच्छता सर्वेक्षण में 47 बड़े शहरों की सूची में अंतिम पायदान पर सबसे गंदे राज्य का दर्जा हासिल करने के मुद्दे को भी पोस्टर में प्रमुखता से उठाया गया है। पोस्टर में बोले बिहार बदले सरकार का नारा भी दिया गया है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, अब बने रहिए हमारे साथ। The slogan now becomes जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। Think big, lovely professional university. चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत चीन सीमा का विवाद पिछले 3 महीनों से लगातार तूल पकड़ रहा है। चीन ने भारत के सामने इक्वी डिस्टेंस डिसएंगेजमेंट का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत ने खारिज कर दिया है। चीन ने यह प्रस्ताव फिंगर एरिया सीमा विवाद के मामले में रखा था, जिसे भारत ने सिरे से नकार दिया है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन के साथ पिछले 3.5 महीने से गतिरोध बना हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख के मौजूदा हालात की समीक्षा की। बताया जा रहा है कि शनिवार को हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात पर चर्चा की। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर पर हो रही बातचीत की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, CDS जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल MM नरवाणे, नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना प्रमुख RKS भदौड़िया ने भी हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि बैठक में LAC के हालात से निपटने के लिए आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल नरवाणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सैन्य तैयारियों के साथ साथ LAC समेत सभी संवेदनशील इलाकों में कड़ाके की सर्दी में जवानों की तैनाती बनाए रखने को लेकर विस्तार से जानकारी भी दी। आपको बता दें कि लद्दाख में LAC के कई इलाकों में सर्दियों के दिनों में तापमान 0 से 25 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है।
वहीं भारतीय सेना भी हालात पर नजर बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि 20 और 21 अगस्त को इंडियन आर्मी के कमांडरों की बैठक हुई थी। इस बैठक में उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे पर सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों की समीक्षा की गई। आपको बता दें कि भारत और चीन के टॉप सैन्य कमांडरों की कई दौरे की बैठक हो चुकी है, लेकिन इन बैठकों का कुछ खास नतीजा नहीं निकला। भारत चीन के साथ LAC पर 5 मई से पहली वाली स्थिति चाहता है। आपको ये भी बता दें कि पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सेना ने कुछ कैंपों को खाली किया है, लेकिन पेंगोंग झील और देपसांग के फिंगर इलाकों में चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच चीन ने कई अस्थायी निर्माण भी किए हैं। खबर यह भी है कि चीन ने लीपू लेक में मानसरोवर झील के किनारे मिसाइल तैनाती के लिए साइट का निर्माण करना भी शुरू कर दिया है। आइए आपको सुनाते हैं कि लद्दाख में LAC पर चीन के साथ जो गतिरोध चल रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो समीक्षा बैठक की है, उसको लेकर रक्षा विशेषज्ञों का क्या कहना है। जब करेक्ट इनपुट होगा तो करेक्ट आउटपुट होगा, और करेक्ट इनपुट सर्विसेज चीफ देंगे और करेक्ट आउटपुट पॉलिटिकल डिसीजन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का होगा और रक्षा मंत्री जी का होगा। तो ये दिखाता है एक चीज़, और ये संदेश देता है मीटिंग कि ये दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि रक्षा मंत्री जी बहुत ही क्लोजली LAC की स्थिति पर ध्यान रखे हुए हैं और सरकार की नीयत दिखाती है कि सरकार पूरी तरह से सक्षम है हिंदुस्तान के भौगोलिक क्षेत्र को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए। जिस तैयारी के साथ चीन लद्दाख में आया था, जिस तैयारी के साथ वो अभी भी लीपू लेक एरिया में तैनात किया हुआ है, कहीं मिसाइल मानसरोवर लेक एरिया में तैनात कर रहा है, नहीं लगता है कि वो बातचीत के ज़रिए से चीन अप्रैल का स्टेटस को जो हम चाहते हैं वो बहाल करने में राज़ी होगा। हमको कुछ और सोचना पड़ेगा, वो और क्या तरीके हो सकते हैं, कब इस्तेमाल हो सकते हैं और कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं, उस बारे में अब समीक्षा होना ज़रूरी है। जिस तैयारी दाऊद इब्राहिम पर पाकिस्तान ने एक बार फिर यू टर्न लिया है। शनिवार को पाकिस्तान ने 88 आतंकियों पर बैन लगाने की बात कही थी, जिसमें दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल था। जैसे ही ये लिस्ट मीडिया में आई, बवाल हो गया और पाकिस्तान ने अपनी आदत के मुताबिक यू टर्न ले लिया। दरअसल आतंकियों को पालने पोसने की वजह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा झेल रहे पाकिस्तान ने 88 आतंकियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये आतंकी IS, अल-कायदा, तालिबान समेत कई संगठनों के हैं। ये फैसला प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पाकिस्तान ने जिन आतंकियों पर प्रतिबंध लगाया है उनमें जमात-उद-दावा का आतंकी हाफिज सईद, जैश-ए-मोहम्मद का मसूद अजहर और ज़कीउर रहमान जैसे आतंकी शामिल हैं। लिस्ट में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है। FATF की अगली आम सभा अक्टूबर में होनी है, जिसमें ग्रे लिस्ट में पड़े पाकिस्तान के भविष्य पर विचार होगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन धारा 370 हटाए जाने के मामले में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। देश के पूर्व गृह और वित्त मंत्री P चिदंबरम ने धारा 370 की बहाली पर एकजुट हुए कश्मीर के नेताओं का समर्थन किया है। चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा है कि अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए एकजुट हुई मुख्यधारा की पार्टियों की एकता और जज्बे को सलाम। मेरी उनसे अपील है कि वो अपनी मांग के लिए डटकर खड़े हों, स्वयंभू राष्ट्रवादियों की आलोचनाओं को नज़रअंदाज करें, जो इतिहास पढ़ते नहीं हैं बल्कि इतिहासों को दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं। चिदंबरम ने यह भी कहा कि देश के संविधान में राज्यों के विशेष प्रावधानों के कई उदाहरण हैं। सरकार अगर विशेष प्रावधानों का विरोध करेगी तो नागा मुद्दे को कैसे निपटाया जा सकता है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कई बड़े राजनीतिक दलों ने अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए साथ आने का ऐलान किया है। शनिवार को जम्मू कश्मीर के सियासी दलों ने एकजुट होकर 370 की बहाली की मांग की। शनिवार को सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि गुप्तकर घोषणा पत्र की हमारा इकलौता राजनीतिक एजेंडा है। बैठक में जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से
पहले की तरह विशेष दर्जे की बहाली के लिए संघर्ष करने की बात भी कही गई। संयुक्त बयान में कहा गया कि 5 अगस्त 2019 की घटना ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के रिश्ते को पूरी तरह से बदल दिया है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार के उठाए कदम को पूरी तरह असंवैधानिक करार दिया गया है। इस बैठक में शामिल हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत दूसरे दलों के नेताओं ने कहा कि वो 2019 के गुपकर घोषणा से बंधे हुए हैं। 4 अगस्त 2019 को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में हुई बैठक के बाद प्रस्ताव में कहा गया था कि सभी दल सर्वसम्मति से घोषणा करते हैं कि जम्मू कश्मीर की पहचान, स्वायत्तता और विशेष दर्जे की रक्षा के लिए वो एकजुट रहेंगे। इस बैठक के अगले दिन यानी 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीट और जेईई परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। जेईई मेंस की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच, जबकि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को कराई जाएगी। हालांकि कांग्रेस, एलजेपी समेत कई दलों के अलावा सोशल मीडिया पर छात्रों का एक बड़ा समूह परीक्षा के विरोध में उतर आया है। सबसे ज्यादा प्रभावित यूपी और बिहार के वैसे छात्र दिख रहे हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाके में रहते हैं। उनके सामने समस्या दोहरी है। एक तो कोरोना की वजह से वो बच रहे हैं, दूसरा कोरोना और बाढ़ की वजह से सवारी बंद है। ऐसे में परीक्षा सेंटर तक पहुंचना भी उनके लिए मुश्किल है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने छात्रों की मांग से सहमति जताई है। दोनों ने ट्वीट कर सरकार से फैसले पर दोबारा सोचने का आग्रह किया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा है कि आज हमारे लाखों छात्र सरकार से कुछ कह रहे हैं। नीट जेईई परीक्षा के बारे में उनकी बात सुनी जानी चाहिए और सरकार को एक सार्थक हल निकालना चाहिए। केंद्र सरकार को नीट जेईई परीक्षा को लेकर छात्रों के मन की बात सुननी चाहिए और एक सार्थक समाधान निकालना चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में लिखा है कि कोरोना को लेकर देश में परिस्थितियां अभी सामान्य नहीं हुई हैं। ऐसे में अगर नीट और जेईई परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों ने कुछ चिंताएं जाहिर की हैं, तो भारत सरकार और टेस्ट कराने वाली संस्थाओं को उस पर सही से सोच विचार करना चाहिए। कोरोना काल में जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से इस फैसले पर एक बार फिर विचार करने को कहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना को लेकर देश में परिस्थितियां अभी सामान्य नहीं हुई हैं। ऐसे में अगर नीट और जेईई परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों ने कुछ चिंताएं जाहिर की हैं, तो भारत सरकार और टेस्ट कराने वाली संस्थाओं को उस पर सही से सोच विचार करना चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी जेईई और नीट परीक्षा को रीशेड्यूल करने की अपील की है। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को खत लिखकर कोरोना काल में छात्रों की परेशानियों की तरफ ध्यान देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि अगर संभव हो सके तो छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नीट और जेईई की परीक्षाओं को रीशेड्यूल कर दिया जाना चाहिए, यानी उसकी डेट आगे बढ़ानी चाहिए। जेईई और नीट की परीक्षाओं के विरोध में दिल्ली सरकार शनिवार को ही कूद गई थी। दिल्ली सरकार ने छात्रों के सुर में सुर मिलाते हुए इस साल नीट और जेईई की परीक्षाएं रद्द किए जाने की मांग की है। दिल्ली ने केंद्र से कहा है कि इन परीक्षाओं के स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि केवल सरकार की नियत छात्रों के हित में सोचने की होनी चाहिए। नीट जेईई की जगह सुरक्षित तरीके तो हजार हो सकते हैं। आज 21वीं सदी के भारत में हम एक प्रवेश परीक्षा का विकल्प नहीं सोच सकते, ये संभव नहीं है। बिहार में बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग कर दी। मामला पटना के बेउर थाने इलाके का है। इस वारदात में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 1 घंटे पहले गोलीबारी की सूचना मिली हम लोगों को। सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे। कुछ लोग जख्मी हैं, 3-4 की संख्या में लोग जख्मी हैं।
अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है और तत्पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं गिरफ्तारी वगैरह उद्भेदन के दिशा में। नहीं, इनका जमीन का कारोबार था फुलगुंजी, यहाँ पे इनका पुराने लोग हैं, घर था इनका। दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस का आतंकी अब्बू यूसुफ बड़ी साजिश रचने की फिराक में था। यूपी के बलरामपुर में आतंकी अब्बू यूसुफ के घर पर छापेमारी में करीब 9 किलो विस्फोटक और बम बनाने का काफ़ी सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक, बाल बेयरिंग समेत कई चीज़ें बरामद की हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस की संयुक्त टीम ने बलरामपुर के उतरौला इलाके में अबू यूसुफ के घर पर छापेमारी की। मौके से पुलिस को 2 सुसाइड बॉम्बर वाला जैकेट भी बरामद हुआ है। इस तरह के जैकेट में बम फिट कर आतंकी सुसाइड बॉम्बर की तरह विस्फोट करते हैं। पुलिस ने 3 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आईएसआईएस का आतंकी अबू यूसुफ दिल्ली के किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में धमाका करने की योजना बना रहा था। शनिवार को दिल्ली से धौलाकुआं इलाके में मुठभेड़ के बाद अबू यूसुफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आईएसआईएस के गिरफ्तार आतंकी अबू यूसुफ की पत्नी ने कहा कि उसने अपने पति को बम बनाने का सामान जमा करने से रोका था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। वहीं अबू यूसुफ के पिता ने कहा है कि मुझे अफसोस है कि मेरा बेटा इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। पूछा हमने क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कहने लगे कुछ सामान बनाना है इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं। हमने कहा ये सब मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करोगे तो आखिर कुछ हो गया तो बच्चे मेरे बर्बाद हो जाएंगे। तो कहने लगे कि मुझे जो करना है करने दो, तुम्हें जो करना होगा तुम बच्चों को लेकर रहना। बिल्कुल अफसोस कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस है उनके बारे में, उनको भी अफसोस है, मुझको भी। तो मेरे बच्चे 4 बच्चे हैं, मैं बच्चों के लेके कहाँ जाऊँगी। अफसोस तो बहुत रहा, लेकिन ये ऐसा काम कर रहे कि अब हम बहुत परेशान हैं, क्या करें। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं उनको? अब हम ये चाहते हैं एक मरतबा अगर माफ़ी दे दें, अगर वो दोबारा करे तो कुछ भी कर डाले, कुछ भी कर दे, लेकिन अगर करने लायक है तो। हाँ, वो साहिब तो बिल्कुल सही है, वो तो बहुत गलत है, किसी को बताया नहीं। अगर हमको मालूम होता ना तो हम घर से उनको निकाल देते, इनकी औरत को निकाल देते, उनको निकाल देते हैं, लेकिन हमको पता नहीं था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।